नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म गुलाबो सिताबो का रिव्यू। इससे पहले कि मैं ये रिव्यू स्टार्ट करूं, एक बार फिर से आपसे गुजारिश कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिएक्शंस बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है या आप क्या चीज़ चाहते हैं। और इसके अलावा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज मैं बात करूंगा फिल्म गुलाबो सिताबो की। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि कह सकते हैं कि डिजिटल जो विकल्प है जिस दौर में, कोरोना वायरस के इस दौर में और लॉकडाउन के इस दौर में, उसमें ये पहली बड़ी फिल्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं, आयुष्मान खुराना हैं, इसके अलावा कई और अहम किरदार हैं जिसमें विजय राज हैं, ब्रिजेंद्र काला हैं और फारूक जफर जो कि बहुत बड़ी थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं शुजीत सरकार और इस फिल्म को लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। फिल्म जो है वो ओल्ड लखनऊ का चार्म रखती है, जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा। तो चलिए फिल्म को लेकर जो मेरी पहली राय बनती है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। दरअसल गुलाबो सिताबो हमें बताती है कि वक्त के साथ जिस तरह से हमें वक्त के कुछ पुर्जे मिले और हमें कुछ कह सकते हैं कि धरोहरें मिली, कुछ ऐसी सौगातें रहीं जो हमारी साथ ज़िंदगी से जुड़ी रहीं, जो हमारे कह सकते हैं पूर्वजों ने या हमारे बाप दादाओं ने, सब ने बहुत संभाल कर, बहुत संजो कर, और शायद उन्हें लेते वक्त, उन्हें ख़रीदते वक्त, उन्हें हम तक पहुंचाते वक्त उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। उन चीज़ों को हम तक पहुंचाया, लेकिन हमने, आपने उन चीज़ों की कोई कद्र नहीं की, क्योंकि वक्त के साथ वो चीज़ें शायद रेलेवेंट नहीं रहीं, प्रासंगिक नहीं रहीं और हमारे काम की नहीं रहीं। तो हमने उनकी अहमियत सिर्फ अपने नफ़े और नुकसान के हिसाब से रखे, लेकिन वही वक्त के पुर्जे आज बेशकीमती दाम में हमारे सामने हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे साथ रखा ये ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन मेरे घर में शायद रहा होगा या आप में से बहुत से लोगों के घर में रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आज के दौर में जब मुझे इसे लेने की इच्छा हुई और मैंने इसे देखा और जब मैंने इसे ख़रीदा तो इसके दाम सुनकर मेरे होश उड़ गए। और जब मैंने अपने पापा से इस बारे में बात की तो पापा ने बताया कि नहीं, इतने दाम तो होता ही नहीं था और ये तो बड़े आसानी से उन्होंने ख़रीदा था, अब शायद हम सब ने उसे खो दिया। तो यही चीज़ है गुलाबो सिताबो की, जो मुझे जो उसकी बात अब में मुझ तक आई वो यही कि वक्त के पुर्जों को संभालना हमारा काम था, वो हमने नहीं किया। अब कहानी की अगर मैं बात करूं तो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये फिल्म आपको एक ऐसे दौर में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी आपकी जानी पहचानी है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं। ये ज़िंदगी जैसी ही है, बिल्कुल उसी तरह से इनमें तू मैं होती है, तकरार होती है, रूठना मनाना होता है, तिकड़म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर हम अपने करते रहते हैं और हासिल कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों का। बस यही इस फिल्म की कह सकते हैं कि जो ताना बाना है वो नज़र आता है। अब जाहिर सी बात है, आप दर्शक हैं, आप चाहेंगे कि ये कहानी क्या कह रही है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। गुलाबो सिताबो दरअसल कहानी है लखनऊ की एक महल की, और उस महल का नाम है फातिमा महल। ये हवेली बहुत पुरानी हवेली है और अब अपना जो वैभव है वो खो चुकी है वक्त के साथ। इस हवेली में हैं एक मिर्ज़ा साहब, यानी कि अमिताभ बच्चन। मिर्ज़ा साहब इस हवेली को बेचना चाहते हैं, इस हवेली पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जबकि एक तरह से ये हवेली उनकी ही है, लेकिन चूंकि कागज़ों पर ये हवेली उनकी बेगम की है, जो कि फारूक जफर ने किरदार निभाया है, और बेगम ने ये हवेली से मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने अपनी मोहब्बत तक को ठुकरा दिया, जो कि उन्हें लंदन ले जाना चाहता था, क्योंकि बेगम को इस हवेली से बेइंतहा मोहब्बत थी। और वो मिर्ज़ा जो कि 17 साल कम उम्र 17 साल उनसे छोटे थे, उनसे शादी भी इसीलिए की क्योंकि वो लखनऊ में रहना चाहती थी और मिर्ज़ा साहब घर जमाई बनने को तैयार थे, क्योंकि उनको इस हवेली से प्यार था। वो जानते थे कि बेगम जिस दिन मरी, बेगम का जिस दिन इंतकाल हुआ, उस दिन ये हवेली उनके पास आएगी। लेकिन अब ये हवेली, जैसा मैंने कहा, अपना पुराना वैभव खो चुकी है। जो भी शान शौकत है, पैसे, सब कुछ गंवाए जा चुके हैं और ये हवेली रहमो करम पर जी रही है।
इसके कुछ किराएदारों के भरोसे, जो कि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, जो कि बहुत पहले से किराया तय था, उसके हिसाब से किराया देते हैं। और आए दिन इनके बीच तू मैं होती रहती है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के अंदर एक बड़ी बीमारी है कि वो इस हवेली की चीज़ों को, हवेली में रहने वाले किराएदारों के सामानों को चुराते हैं और उन्हें एक तरह से गिरवी रख के या बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अब मिर्ज़ा साहब चाहते हैं कि बेगम का जिस दिन इंतकाल हुआ, किराएदार तो फिर भी रहेंगे, तो किराएदारों को निकालने का तरीका कैसे अपनाया जाए। बस यही सब ताने बाने में कुछ और भी किरदार जुड़ते हैं, जिसमें पुरातत्व विभाग से एक क्लर्क जुड़ता है जो विजय राज ने किरदार निभाया है। इसके अलावा एक वकील जुड़ता है, ब्रजेंद्र काला ने किरदार निभाया है, और भी बहुत सी अहम किरदार इसमें नज़र आते हैं जो कि इस फिल्म को दिलचस्प बना देते हैं। अब सबसे अच्छी बात जो की है फिल्म की राइटर जूही चतुर्वेदी ने, वो ये कि इसको सिनेमाई मसालों से, यानी फिल्मी मसालों से दूर रखा है। और ये मसाले ना के बराबर हैं, और इतने कि इस फिल्म में गाने तक नहीं रखे गए हैं। और एक अलग तरह का चाम है, एक अलग तरह का नशा, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे ये फिल्म सुरूर पकड़ती है। हो सकता है कि जो आम मसाला दर्शक है वो थोड़े समय में ऊब जाए फिल्म से, एक ऊब उसे महसूस हो, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि आप इस फिल्म के साथ वक्त गुजारिए, इस फिल्म को बड़े धैर्य के साथ, सब्र के साथ देखिए। और जब आप इस सब्र के साथ एक एक बात को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा ये लेयर्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताती है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और चूँकि ज़िंदगी के पुर्ज़ों में ये एक तरह का कमाल करती है, लखनऊ का अलग मिजाज रखती है, उन सब में किरदारी कमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। और किरदार तो एक से एक साहब। अमिताभ बच्चन, आप कह सकते हैं कि ये किरदार मेरे ख्याल से एक सिलेबस हो जाना चाहिए या एक चैप्टर होना चाहिए। जो एक्टर हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, या जो मेरा मानना है कि जो स्थापित कलाकार भी हैं, वो भी इस समर्पण को जब देखेंगे, इस डेडिकेशन को देखेंगे, उनके इस किरदार को, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए। वहीं बात करें अगर आयुष्मान खुराना के किरदार की, तो सबसे अहम बात यह है कि इस किरदार को बहुत ही बिलीवेबल बनाया उन्होंने, बहुत ही विश्वसनीय सा किरदार है। यानी बाकी रस्तोगी का जो किरदार है, जो कि हैरान परेशान किराएदार का रोल है, इस किरदार को देखते वक्त आपको ये यकीन हो जाता है कि ये किरदार वाकई में इसी तरह का है और इसी तरह की उसकी परेशानियां हैं। और हालांकि थोड़ी सी एक बात ज़रूर मुझे लगी कि इस किरदार को इतना अंडर प्ले किया गया है, या इसको इस तरह से ढाला गया है कि ये किरदार बहुत उभर कर सामने नहीं आता, क्योंकि आयुष्मान को आप चाहते हैं कि वो भी अपने किरदारी कमाल आपको दिखाएं, लेकिन स्क्रिप्ट की खूबसूरती कह लीजिए या इस किरदार में थोड़ा सा ये कमी आप मान के चलिए कि ये दिक्कत हुई है। बाकी के किरदारों की बात करें तो सृष्टि श्रीवास्तव, जो कि आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी बहन का किरदार उन्होंने निभाया। 3 बहनें होती हैं इस फिल्म में आयुष्मान का जो किरदार है उसकी, और गज़ब का किरदार है, बड़ा ही ब्लंट है और बहुत ही खुलापन है इस किरदार में। वहीं फारूक ज़फ़र जो कि बेगम के किरदार में है, क्या कहने, एक मंझी हुई थिएटर आर्टिस्ट हैं वो, और उनको देखना एक किसी ट्रीट से कम नहीं होता। विजय राज हों या फिर हम बात करें ब्रजेंद्र काला की या बाकी छोटे मोटे किरदारों की, सभी ने ज़बरदस्त काम किया है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप इस फिल्म को देखिए, किसी फिल्मी पैमाने से अलग ये अनुभव करने की ज़्यादा फिल्म है। हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा इस फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू कितनी है, या ये फिल्म हमको बांध के रखती है नहीं रखती है। इन सारी चीज़ों से ये फिल्म ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये आपको एक अलग तरह का अनुभव कराती है और बहुत सी बातें प्रतीकों के सहारे यानी सिंबल्स के सहारे कह ले जाती है। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 4 स्टार देख कर आइए, और कोशिश करिए कि आप इस फिल्म को जब देखें तो अपने पेरेंट्स के साथ देखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखें, ज़्यादा मज़ा आएगा।